हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द लीगल टॉपिक। द नेम ऑफ द लीगल टॉपिक इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग जो बात करता है एज पर ऑर्डर नंबर 6 ऑफ रूल 17 ऑफ सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। तो उससे पहले कुछ लीगल टर्म्स की बात करते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पे अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्लीडिंग। प्लीडिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्या है प्लीडिंग, क्या होता है प्लीडिंग, जिसको डिफाइन किया गया है अंडर ऑर्डर 6 ऑफ रूल 1 ऑफ सीपीसी विच स्टेट दैट प्लीडिंग शैल बी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग क्या हो सकती है, प्लेंट हो सकती है या रिटन स्टेटमेंट हो सकती है। यहाँ पे प्लेंट क्या होती है, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है, प्लीडिंग को जो डिफाइन किया गया है वो ऑर्डर 6 ऑफ रूल 1 ऑफ सीपीसी 1908 में डिफाइन किया गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो क्या कहता है प्लीडिंग क्या हो सकती है, प्लेंट हो सकती है या फिर रिटन स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, इनकी बात करते हैं। प्लेंट क्या होती है, प्लेंट होती है एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होती है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो कि फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, किसके द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा, इन विच अ सिविल कोर्ट टू प्रूव हिज क्लेम। वो क्या होता है, प्लेंटिफ क्या होता है, प्लेंटिफ काइंड ऑफ अ एग्रीव्ड पार्टी जो क्या करती है, सिविल कोर्ट में स्टेटमेंट फाइल करती है जिसे प्लेंट कहते हैं, कि भाई वो अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए। वेयर एज द रिटन स्टेटमेंट are the statements of fact defined in Order 8 of Rule 1 of CPC, which state that defendant should file a written statement in 30 days from the date of issuance of summon। तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ टर्म्स है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स। अमेंडमेंट्स मीन्स चेंज कराना, चेंज होना या चेंज करना ऑफ प्लीडिंग, आपकी प्लीडिंग में। प्लीडिंग क्या हो सकती है, प्लीडिंग जो रूल ऑर्डर 6 में बताई गई है ऑफ रूल 1 ऑफ सीपीसी, प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट क्या होती है, प्लेंट एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होती है जो कि फाइल की जाती है बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मीन्स द एग्रीव्ड पार्टी जो क्या करता है सिविल कोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मीन्स प्लेंट फाइल करता है टू प्रूव हिज, जो उसके क्लेम्स होते हैं उसको प्रूव करने के लिए। और रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी एक स्टेटमेंट होती है defined in the order 8 of rule 1 of CPC, which state that defendant should file a written statement in 30 days from the date of issuance of summon। कि जो प्लेंटिफ का, जो अग्रीव्ड पार्टी के जो क्लेम थे अगेंस्ट एनी अदर पर्सन मींस डिफेंडेंट, उसको क्या करना होता है, 30 डेज के अंदर अंदर अपना स्टेटमेंट देनी होती है टू द सिविल कोर्ट इन रिटन, कॉल द रिटन स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास बात होगी कुछ टर्म्स की, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट। तो अब बात करते हैं आगे। रिटन स्टेटमेंट आर फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट। रिटन स्टेटमेंट जो होती है फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट फॉर हिज डिफेंस, डिफेंस के लिए फाइल की जाती है। प्लेंट क्या है, प्लेंट इज नॉट डिफाइंड इन सीपीसी बट इट कैन बी टर्म एज प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ। प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिंग मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑफ द प्लेंटिफ मीन्स अग्रीव्ड पार्टी फ्रॉम विच द सिविल शूट इनिशिएटेड, जो अपने क्लेम फाइल, जो अपने क्लेम प्रूफ करने के लिए सिविल कोर्ट में उसे फाइल करता है। प्लीडिंग शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड इट शुड कंटेन, शुड नॉट कंटेन एनी वोग और अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट। वो किसी तरह से कोई भी वोग या अनएम्बिगुअस, किसी तरह से कोई झूठी स्टेटमेंट वो नहीं देगा। वो प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, फैक्ट के बेस पे होनी चाहिए। Pleadings are those material facts which help plaintiff to define the cause of action and defendant to establish his defense। मतलब वो facts होते हैं, जो pleading होती है वो facts के बेस पे होती है, ये principle of fact के बेस पे काम करती है। तो क्या कहता है कि वो facts होते हैं जो help करती हैं plaintiff को अपना cause of action proof करने के लिए, define करने के लिए, अपने claims को proof करने के लिए। on the other hand फॉर दी डिफेंडेंट के लिए रिटन स्टेटमेंट में ये वो फैक्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं अपने डिफेंस के लिए फॉर द डिफेंडेंट। अब क्या होता है, रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स क्या होते हैं।
कि जब हम प्लीडिंग्स फाइल करते हैं, प्लीडिंग्स को ड्राफ्ट करते हैं, तो किस रूल्स पे प्लीडिंग्स को फाइल किया जाता है, तो क्या चीजें हैं। सबसे पहले प्लीडिंग शुड कंटेन फैक्ट, ये फैक्ट के बेस पे होती है, बट नॉट लॉ। ये प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स के बेस पे होती है, लॉ के बेस पे नहीं होती। नो लॉ शुड बी अप्लाइड इन प्लीडिंग, ओनली द कोर्ट हैज द पावर टू अप्लाई द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स इन द प्लीडिंग्स। मतलब जो फैक्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे जो कोर्ट होती है उसके पास पावर है, वो लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बट मेजरली ये फैक्ट्स के बेस पे ही क्या होती है, फाइल होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई होके चलता है ऑन द प्लीडिंग्स। प्लीडिंग शुड कंटेन मटेरियल फैक्ट्स, कि भाई जो कोई बंदा प्लीडिंग फाइल कर रहा है वो मटेरियल फैक्ट्स क्या करेगा, कंटेन करेगा, कि भाई इस बेसिस पे ये फैक्ट्स थे, ये फैक्ट्स थे, जिसके बेसिस पे वो क्या करेगा, अपने क्लेम्स को यहाँ पे प्रूव करके चलेगा। पार्टी शुड अवॉइड यूजिंग इमटेरियल और इररेलेवेंट फैक्ट्स इन द प्लीडिंग्स। तो ये बात कर रहे हैं इस चीज की। पार्टी शुड नॉट गिव द एविडेंस इन द प्लीडिंग्स फ्रॉम विच द फैक्ट्स आर प्रूव। उसको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से उसे, कैसे उसे अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। Pleading should contain the material fact in the brief form. Party should avoid using irrelevant or immaterial statement while drafting the claim. मतलब ये फैक्ट्स के बेस पे होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं। एक अपने अपने क्लेम्स को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट्स देता है, और एक अपने डिफेंस में स्टेटमेंट्स देता है कि भाई उसने ये कहा तो आपकी ये स्टेटमेंट्स है। इसी के बेसिस पे पूरा प्लीडिंग वर्क करता है। इस पे किसी तरह का लॉ अप्लाई नहीं होता। कोर्ट्स के पास पावर होती है कि फैक्ट्स के बेसिस पे वो लॉ को ऑब्जर्व कर सकता है, बट ये प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स पे ही काम करके यहाँ पर चलती है। तो प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पे रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स क्या होते हैं कि भाई फैक्ट्स जो होते हैं ब्रीफ होने चाहिए, इमटेरियल नहीं होने चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होने चाहिए, और भाई प्रॉपरली क्या होने चाहिए, ड्राफ्टेड होने चाहिए अच्छे से, और क्लियर होने चाहिए। किसी तरह के कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपरली फैक्ट्स पे जो प्लीडिंग्स है वो काम करके यहाँ पर चलती है। आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा टॉपिक था, हमने क्या किया, टर्म्स पढ़ ली कि क्या प्लीडिंग होती है, क्या हमारा प्लेंट होती है, क्या रिटन स्टेटमेंट होती है, क्या प्लेंटिफ होता है, क्या डिफेंडेंट होता है। वो जर्नल क्या थी, जो प्लीडिंग्स में मोस्टली जो टर्म्स यूज होती है उसके बारे में हमने बात कर लिया। तो बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की। जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है वो बात करता है अंडर ऑर्डर 6 ऑफ रूल 17 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग क्या कहता है आपका, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स अलाउ आइदर पार्टी, कोई सी भी पार्टी को, या फिर वो प्लेंटिफ हो सकता है या डिफेंडर हो सकता है, to alter या amend his pleading in such a manner or on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in the controversy between the party। कि क्या था कि भाई किसी प्लेंटिफ ने अपनी प्लीडिंग फाइल की, रिटन स्टेटमेंट दी, या किसी डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट दी। क्या था कि वो कोई फैक्ट्स डालना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उस प्लीडिंग से रिलेटेड, बट वो डालना भूल गया। तो बोथ द पार्टी हैव द राइट कि वो क्या कर सकता है, अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू इंक्लूड इट्स फैक्ट इन द प्लीडिंग। तो वो क्या कर सकता है, प्रॉपरली अपने अमेंडमेंट्स एप्लीकेशन देके यहाँ पर चल सकता है, बट वो क्या होने चाहिए, वो रेलिवेंट होने चाहिए बिटवीन जो कंट्रोवर्सी है आपस में उनकी, उससे रिलेटेड प्रॉपरली क्या होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, रियल क्वेश्चंस होने चाहिए। वही उसके बारे में बात कर रहा है कि अमेंडमेंट्स के लिए एप्लीकेशन दे जा सकती है, पर क्या होने चाहिए कि सच अमेंडमेंट शैल में हैज में बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट शैल बी अलाउ आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड। कि एक बार ट्रायल शुरू हो गया, प्लीडिंग्स का ट्रायल शुरू हो गया, हियरिंग शुरू हो गया, उसके बाद कोई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस द कोर्ट्स कम्स टू द कंक्लूजन दैट in spite of due diligence the party should not have raised the matter before the commencement of trial। कि भाई वो क्या है कि पार्टी ने क्या है कोई मैटर रेज नहीं किया बिफोर द commencement of the trial,
तो उससे पहले वो क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है कि वो डाल सकता है। वैसे क्या होगा, कोई एक बार जब ट्रायल शुरू हो जाएगा, एक बार जब प्रॉपरली केस का ट्रायल शुरू हो गया, उसके बाद किसी तरह से अमेंडमेंट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट क्या है कि मैटर शुरू होने से पहले अगर पार्टीज ने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैटर को रेज नहीं किया जब तक, तो क्या हो सकता है, आप तब भी क्या कर सकते हैं, एक बार ट्रायल शुरू होने से पहले, क्वेश्चन रेज करने से पहले आप अपने क्या कर सकते हो, कोर्ट क्या कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। स्टेजेस वेयर द प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड, कहाँ कहाँ पर प्लीडिंग्स को अमेंड किया जा सकता है। नंबर वन, द प्रोविजन रिलेटिंग टू अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स gives power to the civil court to allow the party to alter, amend, modify the pleading at any stage of proceedings. Provision of amendment of pleading has been stated in Order 6, Rule 17 of Code of Civil Procedure, but the court will allow amendment only if this amendment is necessary to determine the controversy between the party. कि भाई अगर जो कंट्रोवर्सी है, जो मैटर है, जो केस है उन पर, उसको डिटरमाइन के लिए वो रेलिवेंट था, तो तभी वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करके एक्सेप्ट करके यहाँ पर चल सकते हैं कोर्ट। उसके बाद क्या था, पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू प्रमोट एंड ऑफ जस्टिस एंड नॉट टू डिफीट द लॉ। कि भाई क्या है कि सही पार्टी को, सही बंदे को सही जस्टिस मिलना चाहिए, उसी प्रिंसिपल पे ये क्या है, अमेंडमेंट एप्लीकेशन काम करती है। Proviso of Order 6 of Rule 17 state that court will not allow application of amendment after the trial has been commenced unless the court come to the conclusion that party did not raise the relevant fact before the commencement of the trial। तो वो क्या कर सकती है, allow कर सकती है। This proviso gives discretionary power to the court to decide on the application of pleading after the commencement of the trial। ये क्या है, उसके बाद डिस्क्रिशनरी मैटर है, जब एक बार ट्रायल क्या हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट इज नेसेसरी फॉर अप्लाइंग फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द प्लेडरी। मतलब क्या होना चाहिए कि एक सूट जो है, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट इज नेसेसरी फॉर अप्लाइंग फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग। की क्या होना चाहिए, सूट इंस्टीट्यूट होना यहाँ पे नेसेसरी है। उसके बाद अपनी अमेंडमेंट एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। द प्रोविजन वाज डिलीटेड बाय, मतलब 99 में ये प्रोविजन जो था डिलीट हो गया था, बट इसको फर्दर 2000 में इसको ऐड कर दिया गया। दिस अमेंडमेंट हैज गिव पावर टू कोर्ट टू अलाउ एप्लीकेशन ऑफ प्लीडिंग विद सम लिमिटेशन। तो बात करते हैं व्हाई कोर्ट अलाउ द अमेंडमेंट, कि क्यों कोर्ट अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ करता है, क्या है। पहले तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट फॉर द कोर्ट टू अलाउ एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट इनजस्टिस टू द अदर पार्टी। कि भाई कोर्ट का सिर्फ यही पर्पस है कि सही पार्टी को सही जस्टिस मिले, कोई किसी को भी यहाँ पे इनजस्टिस ना मिले, जिसके जो प्रॉपरली फैक्ट है वो अपने फैक्ट को प्रेजेंट करे। और अगर वो कोई फैक्ट उसका था, कोई चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस के बेसिस पे काम नहीं होता, या फैक्ट के बेसिस पे काम होता है। अगर उससे कोई, हाँ मेरे पास ये फैक्ट था और मैं इसको डालना भूल गया, तो वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकता है कि सर मेरा ये फैक्ट था। कोर्ट को लगा कि भाई हाँ ये जेन्युइन था, तो कोर्ट उसको क्या कर देगी, अलाउ कर देगी। Also, the amendment is necessary for the purpose of determining the real question in the controversy between the party. An amendment of the pleading help the party to correct its mistake in the pleadings. In the case of Proper Smith, the court stated that the object behind the amendment of pleading is to protect the rights of the party and not to punish them for the mistake made by them in the pleadings। कि भाई क्या हुआ, किसी ने कोई रिटन स्टेटमेंट दी, बट उसको लगा कि नहीं ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं थी, ये स्टेटमेंट इस तरह से थी, मुझसे गलती होगी, मुझसे मिस्टेक हो गई, तो वो क्या कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन को अमेंडमेंट फाइल कर सकता है, अमेंडेड करा सकता है, और उसके पास राइट होता है। तो यही पर्पस इसका रहता है कि पार्टीज के राइट प्रोटेक्ट रहे, उनको जस्टिस मिले। तो यही एक तरह से इसका क्या है, एंड पर्पस है। व्हाट कैन बी अमेंडेड इन द प्लीडिंग्स, तो कौन कौन अमेंडमेंट एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है। प्लेट फाइल बाय दी, मतलब क्या क्या अमेंडमेंट हो सकता है प्लीडिंग में, प्लेट बाय फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेट के केस में भी आप वो कर सकते हो, अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। रिटन स्टेटमेंट के केस में भी बोथ द पार्टी हैव द राइट टू फाइल द अमेंडमेंट एप्लीकेशन। अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग व्हेन ग्रांटेड, अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग कब ग्रांट की जाती है। द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बिफोर ग्रांटिंग द लीव फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। नंबर 1,
दिस ग्रांट ऑफ लीव शुड नॉट लीड टू इनजस्टिस टू द अदर पार्टी। क्या होना चाहिए कि भाई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से बेफालतू में दूसरे को इनजस्टिस हो रहा है, किसी दूसरी पार्टी के लिए इनजस्टिस है वो, तो उस केस में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी। ये वाली बात करते हैं। व्हेन द नेचर ऑफ द केस विल चेंज बाय अलोइंग एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द अपील, कि भाई उसका नेचर चेंज हो गया। व्हेन न्यू केस ऑफ एक्शन अराइज बाय अलोइंग एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट, when amendment of pleading defeat the law of limitation, when the application of amendment is filed to avoid multiplicity of suits, when the party in the plaint or written statement is wrongfully described, when the plaintiff omit to add some properties to the plaint। तो बस ये चीजें हैं, इनके बेस पे क्या करेगा, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनके बेस पे क्या करेगा कोर्ट जो है अपना एप्लीकेशन को यहाँ पे अलाउ करेंगे। अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग व्हेन रिफ्यूज, कब रिफ्यूज की जाती है? द एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट व्हेन दिस अमेंडमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी। तो पहले तो ये हो गया। एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज रिजेक्टेड व्हेन इट लीड्स टू इंट्रोड्यूस ऑफ टोटली न्यू केस, कि अपने एक ऐसी एप्लीकेशन फाइल की वो तो एक नया केस बन रहा है, तो उस केस में नहीं होगा। व्हेन द प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडर्स इज नेग्लिजेंट, when the proposed alteration or modification is just, उसका कोई फायदा नहीं है। application for amendment of pleading is refused when it violates the legal right of cause injustice to the other party, वो लीगल राइट्स को या किसी दूसरी पार्टी को के लिए वो इनजस्टिस है, तो उसमें भी एक्सेप्ट नहीं होगा। लीड टू अमेंड इज रिफ्यूज व्हेन इट लीड्स टू नीडलेस कॉम्प्लिकेशन इन द केस। उसके बाद लीव टू अमेंड इज रिफ्यूज when there has been excessive delay by the party in filing the suit. Application for amendment is refused when it's changed the nature of the dispute. The court will not grant application of amendment of pleading if it is made with malified intention, where the several opportunity are given to the party to apply for amendment of the pleading but they fail to make an application। तो इन सिचुएशंस में क्या होगा कि भाई किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन से बनी है, वो डिले कर रहा है या फिर उसका कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है एक केस में, तो उन सारी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए उनके एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रोसीजर क्या होता है अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करने का? फर्स्टली प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हु वांट्स टू अमेंड इट्स प्लीडिंग कैन राइट एन एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग टू द कंसर्न सिविल कोर्ट। आफ्टर ड्राफ्टिंग द एप्लीकेशन, applicant need to produce the application before the concerned civil judge. He has to pay a required court fees under fees rule 8070. Applicant need to tell the purpose of the alteration properly, बताएगा वो। Judge will read the application and if he think fit that the alteration or the amendment is necessary for the purpose of determining the real question in the controversy between the party, then he will grant the permission for amendment of pleading. After the order from the court, after the getting order from the court, the applicant need to file a new pleading within the prescribed time, and if no time has been prescribed by the court, then he need to file it in the 14 day from the date of order। तो ये हो जाएगा कि भाई after the getting order from the court, the applicant need to file new pleading within the prescribed time, and if no time has been prescribed by the court, then 14 दिन के अंदर ऑर्डर के वो क्या करेगा, फाइल करेगा। He has also given a copy of the alternate pleading to the opposite party। तो सबसे पहले क्या होगा, firstly the first step क्या होगा, firstly the plaintiff or the defendant who want to amend its pleading can write an application for amendment of pleading to the concerned civil court। वो concerned civil court में क्या करेंगे, एप्लीकेशन अमेंड करने के लिए अपना प्लीडिंग को अमेंड करने के लिए एप्लीकेशन देंगे। आफ्टर ड्राफ्टिंग द एप्लीकेशन, वो प्रोड्यूस करेंगे एप्लीकेशन बिफोर द सिविल जज। उसके बाद वो क्या करेंगे, प्रॉपर फीस फाइल करेंगे, कोर्ट फीस, और उसके बाद एप्लीकेंट नीड टू टेल द पर्पस पूरा बताएंगे कि क्यों अल्टरेशन करा रहे हैं। अगर जज को लगता है कि भाई ठीक है तो परमिशन दे देगा। ऑर्डर लेते ही वो 14 दिन के अंदर अंदर नई एप्लीकेशन, नई प्लीडिंग फाइल कर देंगे, और उसकी एक कॉपी जो अल्टर प्लीडिंग की कॉपी है वो दूसरी पार्टी, अपोजिट पार्टी को यहाँ पे देके चलेंगे। तो ये सारा था किस तरह से अमेंडमेंट होती है एक प्लीडिंग में, क्या पर्पस होता है, किन सिचुएशनों में हम क्या कर सकते हैं, प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं, कब कब जज एक्सेप्ट करेगा, कब नहीं करेगा, कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं,
उनके बेसिस को कंसिडर करते ये पूरा है जो एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग फाइल होती है, तो इसके बारे में था, जो कि हैज़ पर ऑर्डर 6 ऑफ रूल 70 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंग है। तो यही इसी बारे में आज बात करनी थी, ये अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।